हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 मार्च ऑफ 2023 में हुआ बायोलॉजी का पेपर। ठीक है, तो ये हम आज बायोलॉजी का बोर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2023 का बायोलॉजी का बोर्ड पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू से शुरू करते हैं। जैसे कि सेक्शन ए में हम देखते हैं कि एमसीक्यू आए हुए थे और मेरे ख्याल से पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था। एक मॉडरेट या हम बोल सकते हैं सेमी मॉडरेट पेपर आया था। पेपर थोड़ा बहुत इजी लेवल का था और बहुत कम ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी सी हार्ड, थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। बाकी पेपर आप बोल सकते हैं कि 60 to 70% पेपर मुझे बहुत, मतलब 70-80% पेपर मुझे बहुत ईजी लगा। अराउंड 20% का पेपर ऐसा था कि जो थोड़ी सी डीप लाइंस पूछी थी और कुछ ऐसे डीप कंसेप्ट पूछे थे जो आपको मे बी डीपली पढ़ने चाहिए थे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हिस्टोन्स आर रिच इन, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन सबसे सिंपल और सबसे इजी आंसर था इसका। लाइसिन आर्जिनिन अमीनो एसिड जो होते हैं वो बेसिक टाइप के अमीनो एसिड होते हैं और डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है, जो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है, हम देखते हैं डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वो एक तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पैकेजिंग में हेल्प होती है। ठीक है, तो लाइसिन आर्जिनिन जो है वो हिस्टोन में होता है और हिस्टोन डीएनए की पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है। तो हिस्टोन अपना पॉजिटिवली चार्ज हो गया और अपना डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तो पैकेजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमेटोफाइट फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे क्या बोला है कि कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं जबकि एक एम्ब्रियो सैक या फीमेल गमेटोफाइट बनता है फ्रॉम अ फंक्शनल मेगास्पोर। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर कुछ ऐसा होता है दिखने में, बराबर है। अब इस मेगास्पोर में ऐसे कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला, ये जिसमें आपके ऊपर 3 एंटीपोडल होते हैं, नीचे एक सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं और बीच में ये होता है। ठीक है, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये कितने इससे बनता है, बोला है कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो सेल है ये पहले एक माइटोसिस में जाता है तो एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 माइटोसिस में जाता है तो 2 के 4 हो जाते हैं और तीसरे माइटोसिस में जाता है तो 4 के 8 हो जाते हैं, है ना। और ये 8 सेल और 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम एम्ब्रियो सैक या फीमेल गमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल गमेटोफाइट का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको मिलता है फ्रॉम 3 माइटोटिक डिवीजन, एक मियोसिस होता है और 3 माइटोसिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस 3 होता है, मियोसिस पूछा होता तो हम 1 बोलते। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। ये तो सबसे सिंपल आंसर है इसका, इथिलीन एकलौता गैसियस हार्मोन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द पीएच ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर प्लांट इन टिश्यू कल्चर इज। इसका आंसर आपको दिया हुआ है टिश्यू कल्चर में, आपका जो मीडिया वाला जो पॉइंट है उसमें आप देखोगे तो 5 to 5.8 का इसमें आपको पीएच रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रिएंट मीडियम में। ठीक है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो एक साइंटिस्ट ने दी थी उनमें क्या बोला गया था, उसमें हमने ये देखा था कि रिवेट पॉपर में जैसे उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप एरोप्लेन के जैसे आप एक एक स्क्रू निकालते जाओगे और एरोप्लेन डिसबैलेंस होकर क्रैश कर जाएगा, है ना। वैसे ही अगर एनवायरमेंट में से भी आप धीरे धीरे एक एक स्पीशीज को एलिमिनेट करते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब एनवायरमेंट का बैलेंस खराब हो जाएगा। तो बेसिकली बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज ZWZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सारे के सारे बर्ड्स का कॉम्बिनेशन देखना है हमको। पिजन, पैरेट, स्पैरो, पहला ही आप देखो सारे बर्ड्स है, दूसरे इसमें बैट मैमल है। ठीक है, यहाँ पे भी कैट मैमल है और यहाँ पे आपको बैट मैमल दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट देखो इन हैम्बर्गर्स फिनोमिना हम देखते हैं। हैम्बर्गर्स फिनोमिना में क्या होता है कि आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयन आते हैं, क्लोराइड आयन आते हैं क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर जाते हैं, HCO3 माइनस बाहर जाते हैं, इसी वजह से भाई क्लोराइड को अंदर आना पड़ता है। तो यहाँ पे Cl डिफ्यूजेस इनटू आरबीसी, ये सही आंसर है। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन आर बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड अदर टिश्यू। तो देखो कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस कौन रखता है, 2 हार्मोन रखते हैं। एक रखता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन जो कौन बनाता है, जो थायराइड ग्लैंड बनाता है, और दूसरा पैराथॉर्मोन PTH। PTH का ही दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड को कोलिप्स ग्लैंड भी कहा जाता है। तो कोलिप्स हार्मोन इसका आंसर आएगा और कैल्सीटोनिन, तो आंसर सी सही है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप देखते हैं फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर 0 होता है बोला है, तो सही बात है। अगर आप एक सेल लेते हो और उसका टर्गर प्रेशर अंदर से देखते हो जो कि फ्लैसिड है, मतलब बाहर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तो टर्गर प्रेशर फ्लैसिड सेल का 0 होता है, ये सही आंसर है। सही, ठीक है, ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना है।
इन अ टर्जिट सेल डीपीडी इज जीरो। टर्जिट सेल में ऑस्मोटिक, देखो डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो डीपीडी जो होता है वो एक टर्जिट सेल का हम देखते हैं जीरो होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे, आप ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर एक ही है, इसकी वैल्यू 5 ले लो, इसकी भी 5 ले लो, 5 माइनस 5 जीरो हो जाता है ना भाई। तो सही बात है, टर्जिट सेल का डीपीडी जीरो है, सही बात है। इन फुल्ली टर्जिट सेल टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यही बताया मैंने, टर्जिट सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के इक्वल होता है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कभी जीरो नहीं होता। वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का वो हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे जैसे आप पानी में सोल्यूट डालोगे, जैसे जैसे पानी में आप सोल्यूट डालोगे वैसे वैसे उसका जो एक तरीके से प्योरिटी है वो कम होते जाएगा। तो बेसिकली आप बोलोगे कि ऑस्मोटिक ये जो वाटर पोटेंशियल है वो घटते जाएगा, मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा। क्यों, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे आप पानी में सोल्यूट डालते हो, ठीक है, वैसे वैसे उसकी रैंडम मोशन घटती है। रैंडम मोशन घटती है मतलब फ्री एनर्जी घटती है। फ्री एनर्जी क्या होती है, घटती है। और फ्री एनर्जी को ही वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि घटता है। और सबसे ज्यादा कितना होता है ये वाटर पोटेंशियल, सबसे ज्यादा जीरो होता है, मैक्स, ठीक है। और घटेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये किस में होगा, ये सॉल्यूशन में होगा। तो सॉल्यूशन में नेगेटिव होता है, प्योर वाटर में जीरो होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका इनकरेक्ट है और यही आपका सही है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होती है, जो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन ऐसे हार्मोन रिलीज करती है। तो LNG-20 जो है वो एक हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव है। CUT, CU7, मल्टीलोड 375, ये तीनों कॉपर कंटेनिंग, कॉपर टी है ये, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग मतलब इसमें से कॉपर आयन रिलीज होते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। विच डिसीज इज कॉज बाय HPV। HPV का फुल फॉर्म एक तरीके से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है और ये कैंसर कॉज करता है, ठीक है। आप इसका आंसर लिखोगे कैंसर, कैंसर कॉज करता है, ठीक है। ऐसा ही एक EBV होता है, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। तो एप्स्टीन बार वायरस भी एक कैंसर कॉजिंग वायरस है और ये भी एक कैंसर कॉजिंग वायरस है, HPV, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसेस फ्रॉम द पोल्यूटेड एयर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो स्क्रबर, स्क्रबर गैस एग्जॉस्ट इसका आंसर होता है, ठीक है। स्क्रबर, इसका आंसर आपको मिलेगा कहां पे, 2 मिनट, स्क्रबर गैस एग्जॉस्ट या एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर, ऐसा लिख सकते हो, एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के फिर से लिखना चाहूंगा, ठीक है। इसका आंसर आप लिखोगे एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर। तो ये इसका आपका सिंपल सा लॉजिक है, इसका आंसर आपको मिलेगा इस चैप्टर में, दैट इज बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना लास्ट वाला, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रबर, ठीक है। तो एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर जो होता है वो डस्ट को भी रिमूव कर देता है और वो साथ ही साथ पोल्यूटेड एयर को भी रिमूव कर देता है। इसमें अगर आप देखो तो स्क्रबर एक इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है, इस तरीके का एक तरीके से चेम्बर होता है और इस चेम्बर में लाइम जूस का एक तरीके से स्प्रिंकलर लगा होता है। इसमें से लाइम जूस बोलते हैं या लाइम वाटर जो है यहाँ से गिरते रहता है नीचे, ठीक है। और यहाँ से पोल्यूटेड एयर अंदर जाती है। जब पोल्यूटेड एयर अंदर जाती है तो लाइम का जो वाटर होता है वो यहाँ पे पोल्यूटेड गैस के साथ, पार्टिकल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे जो सल्फर वगैरह जैसे गैसेस होती है उनको यहाँ पे सेडिमेंट करा देता है, फिर हम उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो गैसेस और डस्ट पार्टिकल को अलग करने का काम एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर करता है। मेंशन द नेम ऑफ स्टराइल एनिमल प्रोड्यूस। ये तो सबसे सिंपल है कि कौन सा स्टराइल एनिमल होता है जो कि आप इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली म्यूल होता है, म्यूल खच्चर जिसको बोलते हैं। गिव नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। टोबैको ये प्लांट का नाम है भाई आपके, है ना। ये थोड़ा सा एक डीपली पूछ लिया गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हो, एक डीप क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, टोबैको, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं, चाइल्ड हैज लो BMR, डिलेड प्यूबर्टी एंड मेंटल रिटार्डेशन। बहुत इजी है ये, इसका आंसर होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म एक तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म का डिजीज है। मैंने आपको बहुत बार मतलब ऐसे पढ़ाते टाइम बोला है कि इन डिजीजेस को कभी छोड़ना नहीं है, क्रिटिनिज्म, मिक्सोडेमा, एक्रोमेगैली, है ना। तो ये डिजीज आपको पता होनी चाहिए। क्रिटिनिज्म से क्वेश्चन आता ही है, मिक्सोडेमा या ग्रेव्स डिजीज से क्वेश्चन आता है। तो क्रिटिनिज्म बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उनका BMR लो चलता है, उनका मेंटल रिटार्डेशन होता है, ग्रोथ नहीं होती है ना। फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल प्यूबर्टी वगैरह लेट आती है, ठीक है। आगे ए क्या है बोला है, तो ए का सिंपल है, स्टेशनरी फेज है ये, स्टेशनरी फेज,
है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपने सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पढ़ा होगा, तो ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व निकाला है, लैग फेज है, ये एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज है, ये आपका एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज जिसको आप बोलते हो वो है, और ये ऊपर वाला जो स्टैटिक हो जाता है वो है स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा स्टेशनरी फेज। तो सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। आगे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्स बोला है, तो एब्सिशन में आप देखते हैं प्री मैच्योर फॉल ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, इसको एब्सिशन बोलते हैं कि पतझड़ हो जाती है या फ्रूट झड़ के गिर जाते हैं। एब्सेंस यहाँ पे बोला है अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ, तो ग्रीन और नॉन ग्रीन अगर लीफ के पैचेस होते हैं तो उसको वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। वेरीगेटेड लीफ मतलब एक ऐसा लीफ जिसमें आपको थोड़े से पैचेस आपको व्हाइट दिखाई दे रहे हैं और थोड़े से पैचेस येलो दिखाई दे रहे हैं और थोड़े से ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ किडनी एंड डंबल शेप गार्ड सेल, तो इसका साइपेरस एक एग्जांपल है। साइपेरस करके एक प्लांट है, तो उसमें आपको डंबल शेप और किडनी शेप दोनों मिल जाते हैं। डंबल शेप जनरली डाइकॉट में होते हैं, सॉरी डंबल शेप जनरली मोनोकॉट में होते हैं और किडनी शेप डाइकॉट में होते हैं। गार्ड सेल डंबल शेप डाइकॉट में होते हैं और किडनी शेप अरे यार मैं उल्टा ही उल्टा बोल रहा हूँ, देखो फिर से एक बार। तो डंबल शेप जो गार्ड सेल है ना वो आपके मोनोकॉट में होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट। और जो किडनी शेप होते हैं गार्ड सेल, किडनी शेप, वो डाइकॉट में होते हैं, है ना। तो ये सिंपल हो गया, ठीक है, ये होता है। लेकिन साइपेरस जो प्लांट होता है उसमें दोनों ही होते हैं, डंबल शेप भी होते हैं, किडनी शेप भी होते हैं, ठीक है। आगे देखो, डिफाइन द टर्म ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो ओवरऑल एनर्जी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्लांट, है ना। टोटल एनर्जी जो प्लांट ने क्या करी है, प्रोड्यूस की है, ठीक है। टोटल एनर्जी जो प्लांट ने प्रोड्यूस की है उसको आप बोल रहे हो प्राइमरी प्रोडक्टिव, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी को आपने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको जीपीपी भी बोलते हैं, तो इसको अगर आपने रेस्पिरेटरी रेट से माइनस कर दिया, मतलब आप रेस्पिरेशन भी तो करते हैं, प्लांट जो है, प्लांट जितनी भी एनर्जी बनाते हैं ओवरऑल, है ना, उसको थोड़ा बहुत एनर्जी वो खुद के लिए भी यूज करते हैं, तो रेस्पिरेशन में अगर वो एनर्जी यूज कर ले तो जो बचा वो आया एनपीपी, जो बचा वो आया एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने देख लिया। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल एंड ब्लड कैपिलरीज, तो यहाँ पे बोला है कि थायराइड के एक डायग्राम ड्रॉ करना है आपको विद ब्लड कैपिलरीज। तो एनसीईआरटी आपका जो एससीईआरटी है, स्टेट बोर्ड का जो बुक है, उसका ये डायग्राम है। देखो इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये पैराफॉलिकुलर सी सेल है ना, जिससे आपका वो बनता है, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन बनता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फॉलिकुलर सेल जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं, ब्लड कैपिलरीज भी दिखाई है, थायराइड फॉलिकल, ये पूरा स्ट्रक्चर। तो ये डायग्राम आपको बनाना था। नेक्स्ट, गिव रीजन एबीए इज ऑल्सो नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट। एबीए क्या करता है? जब पानी का स्ट्रेस आता है प्लांट में, है ना, आपने पढ़ा है प्लांट में जब पानी का क्या आता है, स्ट्रेस, प्लांट में पानी नहीं होता, तो प्लांट क्या सिक्रीट करता है? एबीए सिक्रीट करता है। और एबीए क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन यानी पानी का भाप बनना रुक जाता है, नो ट्रांसपिरेशन, है ना। स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और उसके वजह से नो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रांसपिरेशन ना होने का कारण एबीए इसीलिए है क्योंकि एबीए एक स्ट्रेस हार्मोन है, वाटर स्ट्रेस में रिलीज होता है और स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो एंटी ट्रांसपिरेशन का काम करता है ना, ट्रांसपिरेशन पानी भाप बन के स्टोमेटा से उड़ता नहीं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफाइलेज इन बनाना, तो क्लोरोफाइलेज एक एंजाइम है जो क्लोरोफिल को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन करती है। तो जैसे ही इथिलीन बढ़ता है प्लांट में, जैसे ही इथिलीन का अमाउंट बढ़ता है तो क्लोरोफाइलेज एंजाइम सिंथेसिस शुरू हो जाती है और बनाना में जो है क्लोरोफिल ये होते लगता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ग्रीन कलर का एक बनाना है ना, ऐसा एक बनाना है। तो अब ये बनाना ग्रीन है, लेकिन जैसे ही इसमें इथिलीन सिक्रेट होगा, ठीक है, जैसे ही इसमें इथिलीन सिक्रेट होगा तो इसमें क्लोरोफिल ब्रेक होने लगेगा, और क्लोरोफिल ब्रेक होगा तो ये धीरे धीरे, क्लोरोफिल ग्रीन होता है ना, तो ग्रीननेस इसका कम हो जाएगा और ये येलो होने लगेगा, डी ग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसका डी ग्रीनिंग होगा। तो इसमें डी ग्रीनिंग होता है क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का होता है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, तो इसका कलर जो है वो येलो होने लगता है। इसी को बोलते हैं क्लोरोफाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है बनाना में, क्योंकि क्लोरोफाइलेज क्लोरोफिल को ब्रेक करता है, ठीक है। आगे, कंप्लीट द चार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रीट, है ना। तो ऐसे कुछ यहाँ पे बोला है, कंप्लीट द चार्ट शोइंग ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रीट ह्यूमन डिसीज। तो यहाँ पे बोला है कि एक चार्ट दिया हुआ है जो कि आपके एसटीईआरटी यानी स्टेट बोर्ड के बुक में भी दिया हुआ है,
और उसमें आपके कुछ डिसीजेस दिए हैं, ये डिसीजेस और उसको क्योर करने के लिए लगने वाले प्रोडक्ट है ना, सब्सटेंस या जो भी है, ठीक है। तो ये क्योर करने के लिए हमारे बॉडी में ही बनते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में इनकी कमी हो जाती है, इस वजह से हमको वो डिसीज हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि अब अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वो प्रोडक्ट आप बना सके और आप दे सके तो ऐसा पेशेंट क्योर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिसीज है, इरिथ्रोपोइटिन एनीमिया के केस में दिया जाता है ना। एनीमिया का मतलब क्या है, इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है, ये आरबीसी बनाता है, आरबीसी घटेंगे तो एनीमिया बोलेंगे, एनीमिया यानी आरबीसी का घटना, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन देंगे तो आरबीसी बनना चालू हो जाता है। अस्थमा जो है, अस्थमा में अल्फा आपको यहाँ पे एक तरीके से इंटरल्यूकिन 1 चाहिए, आपको इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर है ना, इंटरल्यूकिन 1 का रिसेप्टर चाहिए जिससे कि अस्थमा आपका कंट्रोल हो जाए, क्योंकि एलर्जी का एक कंडीशन होता है ये, अगर ये रिसेप्टर होते हैं तो ये कंडीशन नहीं होता, ठीक है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है ना, क्लॉटिंग। और एम्फीजेमा से अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनता है। एम्फीजेमा एक तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन अगर दिया जाता है पर्सन को, एंटीट्रिप्सिन अगर दिया जाता है पर्सन को, तो एक तरीके से पर्सन जो है वो ठीक हो सकता है। ये देखो, ये चार्ट जो है वो एससीईआरटी स्टेट बोर्ड का है। अब इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि एनीमिया इरिथ्रोपोइटिन के लिए है, ये वाला इस बार आया हुआ है, अस्थमा आया हुआ है, ठीक है, ये पार्चुरेशन ब्लड क्लॉट आया हुआ है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसके अलावा एम्फीजेमा आया हुआ है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन है ना, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, इनके वजह से होता है, फैक्टर 8 फैक्टर 9 एब्सेंट होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम लोग बना सकते हैं, कैंसर में इंटरफेरॉन्स वगैरह ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए प्रोडक्ट है जिनसे हम बहुत सारे डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपके इस पेपर में पूछी गई थी और बहुत इजी था। मैं अपने बच्चों को बताया भी था जब मैंने स्टेट बोर्ड में पढ़ाया था कि भाई ये पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि इससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता ही है। 2019 में भी आया था और 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ सही से, और 22 में हुआ और 22 में नहीं आया, लेकिन 23 में आ गया फिर से, ठीक है। तो बात वही है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन इम्बिबिशन। इम्बिबिशन आपको पता है क्या होता है कि कोई भी चीज हाइड्रोकोलॉइड मटेरियल जो कि पानी लेने के बाद अपना वॉल्यूम बढ़ा देता है साइज में, उसको इम्बिबिशन कहते हैं। जैसे कि सीड को आप रात में भिगोने डालते हो, सुबह उसका साइज इंप्रूव हो चुका होता है, इंक्रीज हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है ना। आपने रात में कुछ चने भिगोने डाल दिए, सुबह आपने देखा कि वो चने फूल गए, उसी को इम्बिबिशन कहते हैं। दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल एंड इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ इम्बिबिशन हेल्प इन रूट हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बोला है रूट हेयर में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इम्बिबिशन कैसे हेल्प करता है। तो ये आपने देखा है, एक रूट हेयर है, मान लो ये ऐसा छोटा सा रूट हेयर है, अगर इसको पानी के कांटेक्ट में आप जैसे ही ले जाओगे H2O, तो ये रूट हेयर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप देखो ये छोटा सा रूट हेयर क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, लार्ज हो गया। तो लार्ज होने से क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ने से अब ये अलग अलग जगह से पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी सही चीज है कि आपका इम्बिबिशन जो है वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर एड्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प करता है, ठीक है। ड्रॉ अ नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना, जिसमें एवी नोड बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर दिख रहे हो। तो ये आपका एससीईआरटी स्टेट बोर्ड का डायग्राम है जिसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बना है, एसए नोड बना है, एवी नोड बना है, बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर, है ना। तो ये डायग्राम आपको बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन विद रेफरेंस टू स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। तो हेट्रो और यूक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस होता है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, है ना, इसमें हम लोग फर्क क्या देखते हैं कि हेट्रोक्रोमैटिन बड़ा टाइटली पैक्ड होता है, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन में आप कलर डालोगे, स्टेन डालोगे तो वो पकड़ के रखेगा, ठीक है, ये होल्ड करेगा स्टेन को, है ना। और ये जो है ये होल्ड नहीं करेगा, ये छोड़ देगा, तो ये नॉट स्टेन होगा। इसको आप कलर करोगे तो ये दिखेगा नहीं, और इसको कलर करोगे तो ये दिखेगा, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे आंसर आपका मिल गया होगा आपको कि हेट्रोक्रोमैटिन इज टाइटली पैक्ड पार्ट ऑफ द डीएनए, while it is the loosely part of the DNA, loosely packed part of the DNA, ठीक है। heterochromatin hold the stain while euchromatin does not hold stain, so that it looks stained, it is stained in under the microscope, it is not stained under the microscope, है ना। और दूसरा हम बोलते हैं it contains more gene, इसमें more active gene होता है, more active gene होता है इसमें, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है ये, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है,
इनएक्टिव होता है, मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। भाई ये लूज है तो इस पर ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, आरएनए बन सकता है, यहाँ पे आरएनए नहीं बन सकता, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो ये चीजें पूछी गई है। आगे देखो, ठीक है, आगे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये आपको एक चार्ट पूछा गया है और ये चार्ट यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखते होंगे एनर्जी फ्लो वाला जो चैप्टर है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, उसमें ये एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें पूछा है प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन ग्रास और ट्री है। प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन ग्रास ऑफर काऊ है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो बर्ड फिश वुल्फ है और टर्शरी कंज्यूमर जो है वो मैन और लायन है। तो यही पूछा है यहाँ पे। आपने यहाँ पे हर्बीवोर्स पूछा है, तो हर्बीवोर्स क्या है यहाँ पे, हर्बीवोर्स यहाँ पे एक तरीके से जूप्लैंक्टन वगैरह है। देखो जूप्लैंक्टन ग्रास ऑफर एंड काऊ। ठीक है, तो जूप्लैंक्टन ग्रास ऑफर काऊ हर्बीवोर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन है, ट्रीज है, प्लांट है। ठीक है, मैन और लायन यहाँ पे क्या है, मैन और लायन यहाँ पे एकदम फाइनल कंज्यूमर है, फाइनल यानी टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर बर्ड है ना, बर्ड वगैरह है, बर्ड फाउल। ठीक है, ये सब कुछ है, बर्ड फिश वुल्फ ये सब कुछ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था ये इस चार्ट में से आया हुआ था। ठीक है, जो कि आपका एनर्जी एंड इकोसिस्टम उस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का डिस्कशन है मेंशन वन एग्जांपल ऑफ ईच फोर्टिफिकेशन विथ रेफरेंस टू। यहाँ पे बोला है फोर्टिफिकेशन क्या होता है, आपको पता है बायो फोर्टिफिकेशन एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड कंटेंट बढ़ाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, तो हमने एक मेज प्लांट का फोर्टिफिकेशन किया हुआ है जिसमें हमने ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का अमाउंट उसमें बढ़ाया हुआ है। ठीक है, विटामिन सी के लिए बिटरगर्ड और टोमेटो जैसे प्लांट को यूज किया गया है। बिटरगर्ड और टोमेटो में आपने ये चीजें बायोफोर्टिफिकेशन से बढ़ाई है। तो ये चार्ट देखो, एनसीईआरटी आपके स्टेट बोर्ड के बुक का ये चार्ट है, फोर्टिफाइज मेज हैविंग ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, है ना। तो आपने मेज की एक वैरायटी आपने डेवलप की है जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जैसे अमीनो एसिड का अमाउंट बढ़ाया गया है। लास्ट में विटामिन सी एनरिच बिटरगर्ड टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वीट के लिए भी है, वीट एटलस 66 एक वैरायटी है जिसमें आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया गया है। ठीक है, वीट में प्रोटीन बनाया गया है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और राइस में आयरन फोर्टिफाइड मतलब आयरन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेजिटेबल बनाए हैं कैरोट और स्पिनच जैसे जिसमें बहुत सारा विटामिन ए है। तो हो सकता है इस बार ये आया है पेपर में, है ना, तो अगली बार हो सकता है ये और ये आ जाए। ठीक है, डिपेंड करता है क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का। एक्स क्रोमोसोम आपका बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम आपका छोटा होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में नॉन होमोलॉगस रीजन बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम में नॉन होमोलॉगस रीजन छोटा होता है। दोनों का होमोलॉगस रीजन सेम होता है। रिकॉम्बिनेशन यहाँ हो सकता है, होमोलॉगस रीजन में रिकॉम्बिनेशन होता है ना, और यहाँ नॉन होमोलॉगस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, नो रिकॉम्बिनेशन, नो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चीजें थी बिल्कुल सिंपल। लेंथ ऑफ होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस रीजन बताना था आपने, एक्स में बड़ा है वाई में छोटा है। टाइप्स एज पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, है ना, ये एक्रोसेंट्रिक है, ये आपका मेटासेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक है और ये एक्रोसेंट्रिक है, ये बताना था भाई। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बताना था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, अलील फ्रीक्वेंसी में एक सडन चेंज आ जाता है जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये छोटी पॉपुलेशन में बड़े जल्दी होता है, बड़ी पॉपुलेशन में टाइम लगता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। जहाँ पे एक यहाँ पे अगर 3 जीन है तो यहाँ पे भी 3 जीन है, यहाँ पहला जीन हेयर कलर का है, यहाँ पे भी हेयर कलर का है, मतलब स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम, है ना। स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली कैसे क्रोमोसोम है, ये सिमिलर क्रोमोसोम है, इनको हम होमोलॉगस बोलते हैं। व्हाट इज एक्स सिचु कंजर्वेशन, जब एनिमल को उसके नेचुरल इकोसिस्टम के बाहर कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसको एक्स सिचु कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोडाइवर्सिटी पार्क में हम लोग जब ऐड करते हैं, तो इसका भी आंसर मिल गया होगा आपको, है ना। 2 प्लेसेस बताने, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, है ना, या बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो इनमें हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरीके से सही पेपर दिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर है नहीं। ठीक है, आप देखो आगे सेक्शन सी में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 15 में ए ऑप्शन में आप देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब दोनों अलील पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये व्हाइट फ्लावर है, ये आपका रेड फ्लावर है,
इसमें से एक इधर से कैपिटल आर आता है, एक इधर से स्मॉल आर आता है, दोनों आधे आधे एक्सप्रेस होते हैं। ये अपना पार्शियल एक्सप्रेशन, ये पार्शियल एक्सप्रेशन आधा आधा एक्सप्रेस होके इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करते हैं पिंक, है ना। तो ये है मिराबिलिस जलापा का। ये अगर करते हैं तो इसमें रेशियो क्या आता है 1:2:1, 1:2:1 रेशियो आता है। तो ये भी आपने देख लिया, ठीक है। रेड फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा क्रॉस विद द व्हाइट फ्लावर, है ना, तो आपको रेशियो मिलता है 1:2:1, और ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इसका ये निकालो तो आपको ऐसा 1:2 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर आएगा पहले, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर ये आएगा, ठीक है। तो आपका ये देखो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। ऐसा 1:2:1 रेशियो आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे इमरजेंसी रिस्पांस में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक जब हम आराम से शांति से बैठे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, उस टाइम पे काम करता है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में 22 पेयर ऑफ गैंग्लियन होते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक में ऐसे गैंग्लियन होते हैं। यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो है वो छोटा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बड़ा होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व छोटा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बड़ा है ना। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बड़ा है, ठीक है, किसमें, सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा होता है, ये वाला नर्व बड़ा होता है और ये पोस्ट वाला छोटा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं पी एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के बारे में पूछा है। इफेक्ट ऑन हार्ट, इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट इससे बढ़ेगा, इससे हार्ट रेट घटेगा, है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तरीके से रिलैक्सिंग होता है और सिंपैथेटिक एक तरीके से एनर्जेटिक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा दिल जोर जोर से धड़केगा, पैरासिम्पैथेटिक में धीरे धीरे धड़केगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। अब ये हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जरूर इसका फोटो हम लोग आपको दिखा सकते हैं। तो फोटो आपका यहाँ पे आपके स्टेट बोर्ड के बुक में ये फोटो दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड के बुक में आप देखिए ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, लीडिंग स्ट्रैंड, एक डिसकंटिन्यूअसली लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होती है। नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एमआरएनए। अब जो एमआरएनए दिया है इसमें कितने अमीनो एसिड बनेंगे, तो आपको याद रखना है 3 ऐसे कोडॉन होते हैं, उआ उग उगा, उआ उअग और उगा। तो ये 3 अमीनो एसिड ऐसे, 3 कोडॉन ऐसे होंगे जो कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएंगे, इनको हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। स्टॉप कोडॉन बोला जाता है इनको। अब स्टॉप कोडॉन है क्या कोई, इसमें हम देख लेंगे। तो यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। UGA उगा, ये वाला एक स्टॉप कोडॉन मिल गया, ठीक है। तो ये आपका अमीनो एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ एक कोडॉन है, यहाँ एक कोडॉन है, यहाँ एक कोडॉन है, ठीक है, ये वाला। फिर ये आपका एक कोडॉन है UUU, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है और ये एक कोडॉन है। तो आपको अभी कोई भी मतलब नहीं मिला, तो यहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर होता है 11 आपके अमीनो एसिड बनेंगे, क्योंकि एक स्टॉप कोडॉन है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्टेप इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है ना। इंस्पिरेशन के आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपका चेस्ट अपवर्ड और आउटवर्ड पुल होता है, ठीक है। एक्सपिरेशन में आपके ये मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं, आपका चेस्ट डाउनवर्ड और इनवर्ड पुश होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। और आगे देखते हैं गिव रीजन वेयर वाटर एक्ट एज अ थर्मल बफर। तो वाटर एक बिल्कुल थर्मल बफर का काम करता है। अगर पानी को किसी सिस्टम के बाहर आप फ्लो करते हो, ठीक है, पानी को यहाँ से फ्लो करते हो, तो आप गर्म पानी फ्लो करोगे तो ये अंदर का सिस्टम गर्म हो जाएगा, अगर एक तरीके से ठंडा पानी फ्लो करोगे तो ठंडा हो जाएगा। तो वाटर की प्रॉपर्टी का है एक तरीके से ये क्वेश्चन। वाटर जो है वो थर्मल बफर का काम करता है। पानी क्या करता है, अंदर के सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। अगर आपको मान लो एक रिएक्टिविटी सेंटर बनाना है, तो ये एक रिएक्शन यहाँ हो रही है, मान लेते हैं एक रिएक्शन यहाँ पे हो रही है और आप इसके बाहर से पानी फ्लो करा देते हो एक टेम्परेचर में, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस का पानी आपने इधर से फ्लो करा दिया। तो अंदर जो है, अंदर जो भी सिस्टम है ये वाला सिस्टम, इसमें 25 डिग्री टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि आप उसके आजू बाजू में 25 डिग्री का पानी फ्लो करा रहे हो, है ना। तो वाटर एक थर्मल बफर का काम बिल्कुल करता है और बहुत सही तरीके से वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाटर एक्ट एज अ थर्मल बफर, हमने देख लिया, ठीक है। हम मेरे ख्याल से आगे चले गए थे हम लोग, ठीक है, उस पर वापस चले जाएंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है,
जब दो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को जोड़ते हुए दिखता है, उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। अ सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन हैव टू कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ कनेक्टिंग लिंक जो है वो रेप्टाइल जैसे है, कुछ कनेक्टिंग लिंक जो है वो बर्ड जैसे। जैसे बर्ड जैसे उनके बॉडी में फेदर्स है, बर्ड जैसे उनके बॉडी में बीक है, बर्ड जैसे हम देखते हैं उनमें एक तरीके से हम बर्ड जैसे देखते हैं कि स्केल है पैरों पे, ठीक है, ये सब कुछ बर्ड वाले कैरेक्टर है, ठीक है। रेप्टाइल जैसे क्या है, तो टीथ है अंदर, ठीक है, क्लॉज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रेप्टाइल जैसे उनमें कैरेक्टर हम देखते हैं, और ज़्यादा कैरेक्टर हम देखें तो उनके बॉडी पे भी स्केल बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके से बर्ड और रेप्टाइल दोनों तरीके के कैरेक्टर आर्कियोप्टेरिक्स में होते हैं। आगे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद पॉपुलेशन। तो प्लाज्मोडियम और मैन का जो रिलेशन बनता है वो कौन सा होता है, पैरासिटिज्म। तो मैन और ये जो है रिलेशन कौन सा शो करेंगे, पैरासिटिज्म शो करेंगे। 2 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो पैरासिटिज्म इसका आंसर आएगा, है ना। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर पैरासाइट होता है और हम उसके होस्ट होते हैं। लेपर्ड और लायन कंपटीशन करेंगे खाने के लिए, है ना, दोनों का खाना सेम टाइप का है, कंपटीशन करेंगे। क्लाउन फिश और सी एनिमोन क्या करेंगे, क्लाउन फिश और सी एनिमोन हम देखते हैं कमर्शियलिज्म इनका ये होगा, इंटर रिलेशन, है ना। क्लाउन फिश के अंदर सी एनिमोन, क्लाउन फिश सी एनिमोन के अंदर छुप जाती है, ठीक है, सी एनिमोन को कोई फायदा नुकसान नहीं होता। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 50 to 60% इसमें मिथेन है, 50 to 60% CH4 मिथेन है, ठीक है। 30 to 40% CO2 है और 0.3% H2S है। तो ये बायोगैस कंपोजिशन आता है, पेपर में बिल्कुल आया। मेंशन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस के बेनिफिट की, बायोगैस इको फ्रेंडली है, बायोगैस से वेस्ट डिस्पोजेबल अच्छा होता है, बायोगैस हमको फ्यूल एनर्जी देता है, बायोगैस हमारे एक तरीके से खेती में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग में यूज़ करके उससे ज़्यादा फायदा भी ले सकते हैं, ना। तो ये सब इसके फायदे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे ये वाटर एक्ट एज अ थर्मल बफर। वो मैंने बता दिया आपको क्यों, क्योंकि पानी एक तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करता है अंदर के सिस्टम का। ड्रॉ अ नीट एंड प्रोपोर्शनेट डायग्राम ऑफ रूट हेयर एंड लेबल माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वैक्यूल। तो ये वाली डायग्राम आपके स्टेट बोर्ड के बुक में है, बहुत अच्छी डायग्राम है, जिसमें आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, वैक्यूल दिख रहा है बड़ा सा, न्यूक्लियस दिख रहा है ना, और ये प्रॉपर रूट हेयर का डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है अपने लेक्चर में, आपने भी किया ही होगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 3 मेन फंक्शन ऑफ फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में जब एंटीबॉडी बनती है तो उसके 3 मेन फंक्शन क्या होते हैं। बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं। वो 3 मेन फंक्शन क्या करते हैं, पहला फंक्शन करते हैं अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन मतलब जो भी आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब है उनके साथ क्लॉटिंग कर लेते हैं, है ना, उसके क्लॉट बना लेते हैं। अब क्लॉट बना लेते हैं तो अब ये इमोबाइल हो जाते हैं, अब ये मूव नहीं कर सकते। अब इमोबाइल मास को कोई मैक्रोफाज आके खा लेता है, ठीक है। तो अग्लूटिनेशन से इसके फैगोसाइटोसिस करने में आसानी हो जाती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि उसका एक तरीके से उसका एंगल्फमेंट कर लेना, ठीक है, और ये अग्लूटिनेट करके उसके क्लॉट बना लेता है। क्लॉट को एक तरीके से फैगोसाइटोस करना ईजी होता है। ऑप्सोनाइजेशन, इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक की एक कोटिंग बन जाती है। ये बैक्टीरिया है तो एंटीबॉडी उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, कवरिंग, है ना, एंटीबॉडी उसके ऊपर क्या बना लेता है, कवरिंग। और जब ये एंटीबॉडी की कवरिंग बन जाती है तो जो ये सेल होते हैं ये इसको आके खा लेते हैं, उनसे फैगोसाइटिक सेल, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस को उसको एंगल्फ करने में आसानी हो जाती है। आगे न्यूट्रलाइजेशन, अगर बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन सिक्रीट करता है, टॉक्सिन, है ना, या कोई टॉक्सिन इधर सिक्रीट होता है बैक्टीरिया में, तो उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने का काम किसका होता है, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देती है जो बैक्टीरिया सिक्रीट करता है। आगे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 3 मेन फंक्शन होते हैं वो होते हैं अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन। आगे एक्सप्लेन हो गया। अब ये जो आपको डायग्राम दी है ये बोला है कि ए क्या है बी क्या है। डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि ए यहाँ पे चैलेजोगेमी है ना, और ये जो बी है ये यहाँ पे मीजोगेमी है, क्योंकि बीच में यहाँ पे इंटेग्यूमेंट को ब्रेक करते हुए पोलन ट्यूब अंदर घुस रहा है, मीजोगेमी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है, गिव 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, है ना, हैप्लॉइड एग सेल हैप्लॉइड गमिट के साथ मिलता है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। हैप्लॉइड गमिट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो एंडोस्पर्म मिल जाता है, खाना मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। ये सब कुछ इसके क्या है, सिग्निफिकेंस है, बहुत ईजी है। आगे, नेम द हार्मोन विच
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस। ऑक्सिन इसका आंसर है। ऑक्सिन एक हार्मोन है जो अपाइकल डोमिनेंस करता है, ठीक है। अ फार्मर वांट्स टू रिमूव ब्रॉड लीव्ड वीड्स फ्रॉम द जवार प्लांटेशन। जवार मतलब मोनोकॉट प्लांटेशन, ठीक है। सजेस्ट एनी प्लांट हार्मोन, तो इसमें आंसर आएगा, ठीक है, 2,4-D। 2,4-D को वियतनाम का जो वॉर हुआ था, एजेंट ऑरेंज भी जाना जाता है उसको, और ये एक वीडी साइड भी होता है ना, सिंथेटिक होता है ये, और ये वीडी साइड होता है, वीडी साइड। तो ये वीडी साइड की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, डाइकॉट वीड को ये रिमूव करता है। मेंशन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन क्या है? सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, शूट की ग्रोथ कराता है। आपने पढ़ा होगा कि जब टिश्यू कल्चर होता है तो उसमें साइटोकाइनिन ज़्यादा डालोगे, ऑक्सिन कम डालोगे तो शूट फॉर्मेशन होता है, तो शूटिंग कराता है, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, सीनेसेंस को डिले कर देता है, ठीक है। ये इसके क्या है, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके किसके, फॉर एग्जाम्पल इसके, ठीक है, साइटोकाइनिन के। सेल डिवीजन कराता है, तो ये सारे उसके फंक्शन है। आगे देखो, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज या वेन, ठीक है। तो ब्लड वेसल पे जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है, जैसे पानी का पाइप होता है उसके अंदर पानी प्रेशर एक्सर्ट करता है ना पानी के पाइप पे, वैसे ही ब्लड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने ब्लड के वेसल्स पे, ठीक है। उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। उसमें एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है, तो ये याद रखने वाली बात है। गिव नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। स्पिग्मोमैनोमीटर है ना, तो इसका आंसर क्या है? स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन विथ रेफरेंस टू ल्यूमन एंड थिकनेस ऑफ द वॉल। यहाँ पे बोला है आर्टरीज और वेन का डिफरेंस बता दो भाई। तो आर्टरीज कैसे होते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टरीज यहाँ पे हम देखते हैं, आर्टरीज थिक वॉल्ड होते हैं, वेसल जो है वो थिन वॉल्ड होते हैं। आर्टरी का ल्यूमन नैरो होता है, वेसल का ल्यूमन ब्रॉड होता है, ठीक है। डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो आर्टरीज जो है, आर्टरीज ऐसे थिक वॉल्ड होते हैं, नैरो ल्यूमन होता है, ठीक है। ये वॉल थिक होती है, ल्यूमन नैरो होता है। वेसल वेन का कैसा होता है? वेन का वॉल थिन होता है और ल्यूमन ब्रॉड होता है ना। आर्टरी में वॉल्व नहीं होते, वॉल्व इसमें नहीं होते, और इसमें वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ें जो है ये आपको एक्सप्लेन करती है, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के बारे में। नेक्स्ट डिस्क्राइब 3 एडाप्टेशन ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस मतलब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का एग्जांपल बोला है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स छोटे साइज का होगा, इनकॉन्स्पिकियस दिखेगा नहीं, उसके पोलन ग्रेन भी कैसे होंगे? राउंड होंगे और एक तरीके से नॉन स्टिकी भी हो सकते हैं, ठीक है। राउंड होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, और ये पोलन ग्रेन जो है वो एक तरीके से हवा की मदद से लाइट वेट पोलन ग्रेन होंगे, तो आगे जा सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। और ये सब है। डिस्क्राइब एनी 3 एडेप्टेशन। हाइड्रोफिलस फ्लावर कैसा होगा? हाइड्रोफिलस फ्लावर भी इनकॉन्स्पिकियस होगा, पोलन ग्रेन इनके क्या करेंगे? पानी में स्विम करने लायक होंगे, नॉन वेटेबल होंगे, ठीक है। ये होंगे, फ्लावर भी इन नॉन वेटेबल होगा, मतलब गीला नहीं होगा फ्लावर, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी पूछे हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है? इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल लोटस लिख सकते हो एनीफिलस का, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वेलिस्नारिया जोस्टेरा, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? पीसीआर। ये डायग्राम देखो पीसीआर का। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए, क्या बोलेंगे, सैंपल डीएनए। तो सैंपल डीएनए से हम बहुत सारे नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे डीएनए की कॉपी बनाना इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 स्टेप होती है। डीनेचुरेशन एक पहली स्टेप है, इसमें आपको पता होगा डीनेचुरेशन पहली स्टेप है, एनेलिंग दूसरी स्टेप है, और तीसरी है पॉलीमराइजेशन या रीनेचुरेशन भी बोला है, ठीक है। तो ये स्टेप्स है। इसमें टेम्परेचर याद रखने वाली चीज़ है, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले में 40 to 60, तीसरे वाले में 72 यानी 60 to 65। तो ये आपका एक तरीके से ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीसीआर के बाद डिस्क्राइब 3 स्टेप, वो भी कर लिया हमने। नेक्स्ट, गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गमीट फ्यूज होता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो है वो एक तरीके से वेरिएशन कॉज कर सकता है, ठीक है, वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो इवोल्यूशन के लिए लीड करता है। ये सारे के सारे जो है वो सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए ह्यूमंस में। आगे, मेंशन द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्गन विच इज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये चार्ट देखो आप, ये चार्ट आपके स्टेट बोर्ड के बुक में है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से जितने भी ऑर्गन बनते हैं वो सारी लिस्ट इसमें है, तो इसी में से आपको 2-3 ऑर्गन के बारे में वहाँ पे लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम्स हो गया ना। नेक्स्ट, गिव 2 फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है।
बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। मेमोरी हमारी रखता है हमारी बैलेंसिंग को लेके, हमारे चलने फिरने, साइकिल चलाने, है ना, ये सब की मेमोरी रखने का काम सेरेबेलम करता है। राइट अ नेम्स ऑफ एनी फोर मोटर क्रैनियल नर्व, है ना, मोटर क्रैनियल नर्व के नाम लिखने हैं। देखो यहीं पे आपको मोटर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये नर्व के नाम लिखने हैं और इनके ये नंबर जो है ना, ये 1 2 4 ये नंबर लिखने हैं। ये देखो ये तीसरा मोटर है, चौथा मोटर है, यहाँ पे ये आपका एक मोटर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे उधर 9 10 एक मोटर है, ठीक है। तो वो कौन कौन से मोटर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये भी बिल्कुल ईजी था, मैंने आपको बताया था OOT एफेगवश, OOT एफेगवश, ठीक है। इसमें भी आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स्ड मोटर, मिक्स्ड, है ना, ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड मोटर, मिक्स्ड सेंसरी, ठीक है। यहाँ पे फिर मिक्स्ड मिक्स्ड मोटर मोटर, ये मिक्स्ड मिक्स्ड और मोटर मोटर। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आप ये करोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या है। तो ये नर्व आपको याद होने चाहिए। विच हार्मोन स्टिमुलेट लीवर फॉर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूको क्या है, ग्लूकोजिनोलिसिस। तो ग्लूकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक करना, और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन को बनाना। तो ग्लाइकोजन बनाना मतलब ब्लड का ग्लूकोज कम करना। अगर ब्लड का ग्लूकोज हम लोग कम कर रहे हैं, देखो लॉजिक लगाओ, अगर हम लोग ब्लड का ग्लूकोज कम कर रहे हैं, इसका मतलब इंसुलिन का काम हो रहा है। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज कम करेगा और लीवर में जाके ग्लूकोज स्टोर करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस करने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो ब्लड का ग्लूकोज कम करता है। ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है। ग्लाइकोजन को ब्रेक करने के लिए आपको ग्लूकागॉन चाहिए, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा ये जो पेपर है ये पूरा का पूरा डिस्कस हो चुका है। आई होप ये पेपर आपको समझ आया होगा, ठीक है, डिस्कशन समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ कुछ भी होता है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, तोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहो और सपोर्ट करते रहो, चैनल के साथ बने रहो। और कोई भी डाउट दिक्कत होता है तो हमारे बहुत सारे वीडियो लेक्चर हर लेसन पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कोई भी और दिक्कत क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहो, खुश रहो, ज़िंदगी के मज़े लेते रहो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।